मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और लंबे इंतजार के बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि आखिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी क्यों हारे। 2024 के लोकसभा चुनाव के सेटबैक के बाद बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि उन्हें इतनी बड़ी सफलता मिली। देर शाम चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा के नतीजे घोषित करे। बीजेपी 48 सीटों के साथ कंफर्टेबली दिल्ली में सरकार बना रही है। बीजेपी ने अभी तक अपना सीएम कैंडिडेट भी घोषित नहीं करा है। बीजेपी रिजल्ट के दिन सुबह से ही रुझानों में आगे चल रही थी। दोपहर तक आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार भी स्वीकार कर ली। आपके लगभग सारे बड़े नेता अपनी सीटों से हार गए। लगभग इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। कई चुनावी पंडित ये कहते हुए पाए गए कि आप कांग्रेस की वजह से हारी है। आंकड़े देखें तो ये सही भी लगता है। जैसे नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लगभग 4000 वोटों से हारे हैं। यहां कांग्रेस के कैंडिडेट संदीप दीक्षित को 4500 के आसपास वोट मिले हैं। कुछ ऐसा ही हाल जंगपुरा सीट का भी है। मनीष सिसोदिया यहां 675 वोटों से हारे हैं। कई सीटों पर भारी उलटफेर हुआ है। इनमें से एक सीट है मुस्तफाबाद की। मुस्तफाबाद मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। यहां पर बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट जीते हैं और वो भी 17,000 वोटों से। अब आप यहां ध्यान दीजिए, अगर मोहम्मद ताहिर हुसैन जो कि AMIM पार्टी से हैं, अगर वो खड़े नहीं होते तो आसानी से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आदिल अहमद खान जीत जाते। पर अगर आप मेरी राय पूछें तो पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली अबाउट नंबर्स। हर बार हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ती। कांग्रेस पिछले बार भी एक भी सीट नहीं जीत पाई और इस बार भी उसका यही हाल रहा। पर दिल्ली में उनका वोटिंग शेयर लंबे समय के बाद कुछ तो बढ़ा है। और अगर कांग्रेस को इंडिया अलायंस को लीड करना है तो उसे इंडिपेंडेंटली चुनाव भी लड़ना होगा और जीतना भी होगा। 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस और आप एक साथ चुनाव लड़े थे, तब भी 7 में से 7 सीटें बीजेपी ही जीती। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस बनाकर दिल्ली में लड़ते तो बीजेपी का जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता था, पर इम्पॉसिबल नहीं। बिकॉज पॉलिटिक्स इज नॉट मैथमेटिक्स। यहाँ 1+1 2 नहीं होता। कहने का मतलब है यूपी में भी जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी अलायंस में आए थे तो किसी भी पॉलिटिकल पंडित को यह अनुमान नहीं था कि बीजेपी इस बार सरकार बना सकती है। पर जब नतीजे आए तो सारे पॉलिटिकल पंडित चौंक गए क्योंकि इसमें बीजेपी की मेजॉरिटी आई। मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। इतने साल तक जब एक दूसरे का विरोध करने वाली पार्टी एक साथ आ जाए तो वोट ट्रांसफर परफेक्ट नहीं होता और इंडिविजुअल पार्टी के कोर वोटर्स अपने को ठगा महसूस करते हैं। इससे अलायंस को काफी नुकसान होता है। दिल्ली में कांग्रेस का मैक्सिमम वोट शेयर लेकर आप सत्ता में आई थी, ये डेटा में क्लियरली दिखता है। आप 2015 का डेटा देखिए, आम आदमी पार्टी का जितना वोट शेयर है उसमें मैक्सिमम हिस्सा कांग्रेस से आया। बीजेपी का 2020 के चुनाव में भी वोट शेयर बढ़ा था। इस बार आपके वोट शेयर में 10% तक कमी आई और इसका मैक्सिमम फायदा बीजेपी को मिला है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के हार के कारणों की। अरविंद केजरीवाल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उन लीडर्स का जिनका सडन राइज होता है। ऐसे लीडर्स के पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की कमी रहती है। जब सब अच्छा चल रहा होता है तो एक्सपीरियंस इतना मैटर नहीं करता, पर जैसे ही बुरा वक्त आता है लीडर अपने लो एक्सपीरियंस के कारण उसे सही से डील नहीं कर पाता। अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल राइज करप्शन के खिलाफ आंदोलन से हुआ, पर जब लिकर स्कैम में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो वो इसका सही से काउंटर नहीं कर पाए। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नैरेटिव। हम इस बात को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हेमंत सोरेन पर भी कई इल्जाम लगे, यहां तक कि वो जेल में भी गए, पर वो नैरेटिव की जंग जीतने में सफल रहे
इसका प्रमुख कारण था उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। हेमंत सोरेन के पिता झारखंड के सीएम रह चुके हैं। हेमंत सोरेन के पास बहुत लंबा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। शीश महल कंट्रोवर्सी और लिकर स्कैम के कारण केजरीवाल की ईमानदार इमेज पर डेंट आ गया, जो हार का बड़ा कारण बना। इस डिफीट का अगला रीजन है लैक ऑफ डेवलपमेंट। दिल्ली में 3 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, पर उनमें से कई लोगों को बेसिक एमिनिटीज भी नहीं मिलती। चुनाव के दौरान मीडिया की एक्सटेंसिव कवरेज के कारण दिल्ली में पुअर डेवलपमेंट के कई एग्जाम्पल मिले। दिल्ली में खराब रोड, पुअर कंडीशन ऑफ सीवेज आम बात है, पर इस बार दिल्ली के चुनाव में मुद्दा बना वाटर क्राइसिस। दिल्ली में वाटर क्राइसिस का अलग ही लेवल है। दिल्ली में पानी लोगों के घर पहुंचाने की जिम्मेदारी जल बोर्ड की है, और अगर हम उनकी इंटरनल रिपोर्ट या फिर सीएजी की रिपोर्ट देखें तो दिल्ली में 16% वाटर लीकेज की समस्या है, जिसकी वजह से दिल्ली में कई इलाकों में पानी नहीं पहुंच पा रहा और उनकी डिपेंडेंस टैंकर माफिया पे बढ़ती जा रही है। फ्री वाटर स्कीम का लोगों को फायदा तो तब होगा जब सप्लाई से साफ पानी आएगा। दिल्ली के मेजर एरियाज में सप्लाई का पानी पीने लायक नहीं है। दिल्ली के वाटर सप्लाई का मेन सोर्स है यमुना, और यमुना की हालत किसी से छुपी नहीं है। अब इस वाटर को फिल्टर करने में काफी एक्सपेंडिचर आता है। दिल्ली के पास यमुना को साफ करने और वाटर फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी और क्वालिटी बढ़ाने के लिए एप्रोप्रिएट फंड ही नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक का भी कुछ ऐसा ही हाल है। कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज, मेडिसिन और डॉक्टर का ना होना मोहल्ला क्लिनिक स्कीम पर ही सवाल उठाता है। कई दिल्ली वासी खराब एयर क्वालिटी से भी परेशान है। दिल्ली की एयर क्वालिटी साल दर साल बिगड़ते जा रही है। दिल्ली की एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए जितनी भी स्कीम्स लाई गई, उसका ग्राउंड लेवल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। एट द एंड ऑफ द डे फ्रीबीज का इंपैक्ट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विस पे तो पड़ता ही है। कई इकोनॉमिस्ट कह चुके हैं कि फ्रीबीज का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हमेशा निगेटिव होता है। हाल ही के कुछ सालों में दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस घटा है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है। कई इकोनॉमिस्ट कह चुके हैं इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग मोर फ्रीबीज, सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि बेसिक एमिनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर सारा पैसा फ्रीबीज में चला गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। दिल्ली में हर साल पॉपुलेशन माइग्रेशन की वजह से बढ़ती है। दिल्ली में टोटल 3 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, जबकि वोटर लिस्ट में 1 करोड़ 60 लाख लोग ही एलिजिबल हैं। कहने का ये मतलब है कि दिल्ली में माइग्रेटेड लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब जब ये लोग दिल्ली में आते हैं तो वहां की बेसिक सर्विसेज पे काफी दबाव पड़ता है। इन बेसिक एमिनिटीज की प्रॉपर सप्लाई के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर और एक्सपेंशन करने की आवश्यकता है। हालांकि दिल्ली में आपको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने भी काफी नई फ्रीबीज स्कीम अनाउंस करी है। अब देखना है कि बीजेपी इस इशू को कैसे टैकल करती है। आपकी हार के बाद इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवालिया निशान लगता है। 13 सीट्स पर कांग्रेस आपकी हार का कारण बनी। केजरीवाल की हार के बाद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये ट्वीट किया। वहीं मेनका गांधी की तरफ से ये बात कही गई। बीजेपी की स्थिति इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद और मजबूत हुई है। कई पॉलिटिकल पंडित 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को कमजोर बता रहे थे, पर हाल ही में हुए कई राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी ने सारा खेल ही पलट दिया है। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाते हुए इस बार चुनाव जीत लिए हैं। इस जीत के बाद बीजेपी नॉर्थ इंडिया में और मजबूत हुई है और उसकी पकड़ हिंदी बेल्ट में और बढ़ी है। इस बार दिल्ली में रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट हुआ है, और जब जब ऐसा होता है तो बड़े चौंकाने वाले नतीजे आते हैं। इस चुनाव की जीत में बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट और बीजेपी की स्मार्ट स्ट्रेटेजी का भी बड़ा रोल बताया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी को आरएसएस के केडर का भी काफी सपोर्ट मिला। दिल्ली इलेक्शन के बाद बीजेपी का फोकस अब बिहार में है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया अलायंस बिहार में एनडीए को काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाता है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।